हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे जो भी हमारे रिसर्च के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसी में हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोध डिजाइन में शोधकर्ता दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने हेतु परिकल्पना का सत्यापन करता है। ये क्या कह रहा है, जो आपकी रिसर्च डिजाइन है वो कौन सी रिसर्च डिजाइन है जिसमें जो आपका रिसर्चर है वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालता है और आपकी जो हाइपोथेसिस है उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करता है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है ये क्या होगा, आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करता है आपका रिसर्चर, दो वेरिएबल यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालता है, अपनी हाइपोथेसिस को प्रूफ या डिसप्रूफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक विधि एवं प्रक्रिया द्वारा शोध का उद्देश्य क्या होगा। आपका शोध का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकालना। ठीक है, आपका मेन उद्देश्य क्या है शोध का, आपकी प्रॉब्लम का, शोध समस्या का निदान करना, यानी कि प्रॉब्लम समस्या जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है इसका समाधान निकालना। ठीक है, फिर है शोध कार्य का प्रथम चरण क्या है। शोध कार्य का आपका प्रथम चरण है शोध समस्या का चयन। ठीक है, आपका शोध कार्य का प्रथम चरण क्या है, शोध समस्या का चरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी रिसर्च का जो टॉपिक है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यक्रम प्रबंधन के अनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित सोपानों को व्यवस्थित करें। तो ये क्वेश्चन जो है 84 वाला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर नेट के पेपर, दिसंबर 2012 में आया हुआ पेपर है। इस क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपका, इन्होंने फर्स्ट नंबर पे दिया है स्थिति का विश्लेषण, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी जो भी सिचुएशन है उसको एनालिसिस करना है। ठीक है, जो भी आपकी स्थिति है, सिचुएशन है, उसको एनालिसिस करना है। दूसरा आपको इन्होंने मूल्यांकन दिया है, तो यानी कि आपका एनालिसिस करना है, इवोल्यूशन करना। थर्ड वाला आपने दिया है उद्देश्यों की पहचान, ऑब्जेक्टिव्स को आपने पहचानना है, अपने आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्टिव्स को। थर्ड है आपका योजना को निष्पादन करना, आपकी जो भी योजना बनाई है उसको आपको काम पे लगाना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आपका क्या आएगा, सबसे पहला आएगा आपका स्थिति का विश्लेषण। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले अपनी स्थिति को बनाओगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे स्थिति का विश्लेषण है, दूसरे नंबर पे है उद्देश्यों का पहचान, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, उसके बाद आप करोगे योजना का निष्पादन, और फोर्थ नंबर पे आप करोगे मूल्यांकन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप स्थिति का विश्लेषण करोगे, फिर आप उद्देश्य बनाओगे, अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो बनाओगे, थर्ड है योजना बनाओगे, जो फिर आपने जो योजना बनाई है उसको आप अप्लाई करोगे, और फिर फोर्थ वाला आप मूल्यांकन करोगे, जो भी प्लानिंग आपने की थी वो सही थी या फिर नहीं थी। तो ये क्वेश्चन तो वैसे एफआरएम का है, या फिर आप इसे एक्सटेंशन में भी मान सकते हो, पर ये रिसर्च का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, नियंत्रण करने हेतु सोपानों का सही क्रम में लिखिए। ठीक है, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग, ये भी आपका किसका है, रिसर्च का क्वेश्चन है। कंट्रोलिंग क्या है, सॉरी रिसर्च के लिए एफआरएम का क्वेश्चन है, जिसमें हम कंट्रोलिंग पढ़ते हैं, तो वही कंट्रोलिंग में जो है आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में क्या है, नियंत्रण करने से जुड़े सोपानों को सही क्रम में लिखिए। तो इसमें पहला है मानक स्थापित करना। ठीक है, मानक स्थापित करना यानी कि स्टैब्लिश स्टैंडर्ड। दूसरा है आपका निष्पादन के प्रयुक्त उपाय, डिवाइस सुटेबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, थर्ड है आपका, यानी सेकंड में क्या था, डिवाइस सुटेबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सुटेबल जो डिवाइस है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, थर्ड है आपका मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड के बेस पे आपको क्या करना है, अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर फोर्थ है आपका मानक विरुद्ध निष्पादन की माप करना, यानी कि मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था उसके अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस आई है उसको आप मेजर करोगे। नेक्स्ट है, यदि आवश्यकता हो तो सही विचलनों को निर्धारित करना, सेट राइट डाइवेशन इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको ज़रूरत है, आपकी कुछ उसमें करेक्शन होने हैं तो आपको वो करेक्शन भी उसमें करने हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका जो सबसे पहले नंबर पर आएगा, इसे हमें सीरीज में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पर आएगा आपका डिवाइस सुटेबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले आप क्या करोगे, वो डिवाइस सुटेबल, जो ऐसा डिवाइस को सिलेक्ट करोगे जो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करे। तो सबसे पहले नंबर पर आपका ये है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, आप मानक स्थापित करोगे, यानी कि स्टैब्लिश स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करोगे। सेकंड नंबर पे क्या करोगे, मानक स्थापित करोगे, अपने स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करोगे कि आपको क्या काम करना है। फिर उसके बाद थर्ड में आएगा आपका मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण। ठीक है, मानकों पर आधारित निष्पादन का विश्लेषण, जिसका मतलब है एनालिसिस ऑफ द परफॉर्मेंस
एंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, ठीक है, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे आएगा आपका मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मानक विरुद्ध निष्पादन की माप करना, ठीक है, तो मानक विरुद्ध निष्पादन की माप करना, तो ये आपका फोर्थ नंबर पे आएगा। फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा सेट राइट डेविएशन इफ रिक्वायर्ड, आप यदि आवश्यकता हो तो सही विश्लेषण का निष्पादन करें, तो आपका ये ऐसे लगेगा। पहले नंबर पे निष्पादन के प्रयुक्त उपाय, यानी कि आपका डिवाइस सुटेबल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। सेकेंड नंबर पे स्टैंडर्ड स्टैब्लिश स्टैंडर्ड, फिर आप स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करोगे। थर्ड नंबर पे आपका आएगा मानकों पे आधारित निष्पादन का विश्लेषण, यानी कि फिर आप एनालिसिस करोगे जो भी आपने परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड के बेस पे आप अपना एनालिसिस करोगे जो भी परफॉर्मेंस आई है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप आएगा, फोर्थ नंबर पे आया, ठीक है, तो आपका इसमें क्या है, सेकंड नंबर पे ये है, फर्स्ट नंबर पे आपका ये है, इसके अलावा थर्ड नंबर पे ये है, और ये फोर्थ नंबर पे, और ये आपका ये फिफ्थ नंबर पे है, और ये आपका फोर्थ नंबर पे है, ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना। इसमें थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का कन्फ्यूजन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे रिसर्च का है नहीं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने कहाँ से दिया है, तो मैं इसे देखूंगी 86 को। फिर 87 वाले में है आपका रोल प्ले, ये भी रिसर्च का ये एक तरीके से, वैसे इसे एचडी में भी रख सकते हैं। सबसे पहला है आपका रोल प्ले, दूसरा है केस स्टडी, थर्ड है आपका चर्चा यानी कि डिस्कशन, फोर्थ है आपका प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। तो रोल प्ले में आपका क्या है, अगर आप देखोगे तो रोल प्ले में आपका क्या आएगा, रोल प्ले क्या होते हैं आपके, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होती है, ठीक है। रोल प्ले मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यानी कि स्वनिर्देशक अधिगम, ठीक है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। रोल प्ले में क्या करते हैं, हम खुद से सीखते हैं ना चीज़ों को रोल प्ले करके, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, स्व डायरेक्टेड लर्निंग आएगी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आएगी, ठीक है। तो ये आपका पहला है। दूसरा है आपका केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। केस स्टडी यानी कि आपका क्या हो गया, आपका अगर इंडिविजुअली हम कर रहे हैं अध्ययन, इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं, तो ये किसमें आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, समस्या का समाधान निकालने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड है आपका डिस्कशन, तो डिस्कशन में आपका क्या आएगा, सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। डिस्कशन से हम ये तो मिलते हैं जो भी क्रिएटिव आइडियाज हमको प्रोत्साहन देते हैं हम, ठीक है, डिस्कशन करके, ठीक है। तो आपका ये इसमें सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना, यानी कि स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है, स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको स्टिमुलेशन देना, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे है प्रदर्शन में आपका डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या करता है, किस लिए होता है, आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए होता है, ठीक है, कौशल का विकास करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये करते हैं ना, एक डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपनी स्किल को, सामने वाले को सिखाते हैं, जैसे पनीर बनाना, ठीक है, सामने एक इंसान स्टेप बाय स्टेप पनीर बनाना सिखाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए हैं ये वाला क्वेश्चन। रोल प्ले में आपका आएगा, स्व निर्देशित लर्निंग, ठीक है, यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आपका रोल प्ले में आएगा, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत अध्ययन आपका आएगा समस्या समाधान में, चर्चा में आपका आएगा स्टिमुलेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, और प्रदर्शन में आएगा आपका कौशल का विकास, ठीक है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें देख लेना नीचे जो भी आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, जो ये वैल्यूज़ हमें याद करनी है। ये आपके जो भी वो आता है वैल्यू आती है, उसकी कुछ वैल्यू पहले से बनी हुई थी। जब भी आप टेस्ट करोगे, मान लो आपका म्यू प्लस माइनस 2 रो आया है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, इसकी कुछ वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या है आपका, ये आपको ऐसे कैसे ही रखनी है, म्यू प्लस माइनस 2 रो, ठीक है। इसकी वैल्यू कौन सी होगी, ये है आपका 95% की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगर ये आया है आपका म्यू प्लस माइनस 2 रो, तो इसका मतलब क्या है, 95%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 95%, ये आपको ऐसे कैसे ही रखने हैं। फिर है म्यू प्लस माइनस 2 रो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 99.7%, 99.7%, ठीक है, 99.7%, ये सेकंड की है। म्यू प्लस माइनस 1 की वैल्यू कितनी है आपकी, इसकी है आपकी 68%, ठीक है, इसकी है आपकी 68%। फिर है अल्फ़ा लेस देन 0.05, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी
इस यहाँ पे जो आपका वो है पी है वो आएगा आपका 0.045, ठीक है, 0.045। ठीक है, फिर है आपका अल्फ़ा है आपका अगर 0.05 से लेस देन है, ठीक है, अल्फ़ा आपका, तो इसमें आपका इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी P 0.045, ठीक है, P 0.045, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी फोर्थ वाले की, ठीक है। तो इसके बाद फिफ्थ वाला है, ये फोर्थ वाले की वैल्यू है। फिर फिफ्थ वाला है अगर जो आपका अल्फ़ा है वो लेस देन है 0.01 से, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने जो पढ़े थे, यहाँ भी हम हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे, वो है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.002, ठीक है, 0.002, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.002 फिफ्थ वाले की, ठीक है। तो पहले ये आपको ऐसी की ऐसी ही वैल्यू जो है वो याद करनी है। म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू प्लस माइनस 2 रो की वैल्यू है आपकी 95%, ठीक है। म्यू प्लस माइनस 3 रो की वैल्यू है आपकी 99.7%, ठीक है। म्यू प्लस माइनस 1 रो की वैल्यू है आपकी 68%, ठीक है। और अल्फ़ा लेस देन 0.05 की वैल्यू है आपकी P इक्वल टू 0.045, ठीक है। और आपकी है रो लेस देन 0.01 की वैल्यू है, तो ये क्या है P इक्वल टू 0.055, ठीक है। ये रिसर्च की कुछ वैल्यूज़ हैं स्टैट्स की, ये आपको ऐसे कैसे याद करनी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चनेयर है, प्रश्नावली को हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेयर बोलते हैं। तो क्वेश्चनेयर हम किस पे लगाएंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है, और जिनका लार्ज सैंपल होगा, जहाँ हमें ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो साक्षर प्रवणों का सही प्रतिदर्श हम इसमें लगाएंगे, ठीक है। जो साक्षर प्रवणों का सही प्रतिदर्श, पढ़े लिखे लोगों का, और जिनका बड़ा प्रतिदर्श जिसमें ज़्यादा लोगों का सैंपल हो, ठीक है, हमें ज़्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करना हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रश्नावली लगाएंगे, और वो पढ़े लिखे हों तभी तो भर पाएंगे ना क्वेश्चंस को। उसके बाद दूसरा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्टडी हम किस पे लगाते हैं, हम बच्चों पे लगाते हैं, शिशुओं पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्टडी हम किस पे लगाते हैं, बच्चों पे लगाते हैं। फिर है साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू है आपका, वो है ग्रामीण महिलाओं से गहन जानकारी, ठीक है। इंटरव्यू में क्या है, ग्रामीण महिलाओं से गहन जानकारी आपको मिलेगी। फोर्थ है मनोमेटिक परीक्षण, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये आपका है मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त किशोरों के लिए हम क्या लगाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आपका हो गया, सिंपल सी बात है। अगर आपको इंटरव्यू करना है तो आप अपनी जो ग्रामीण महिलाओं का इन डेप्थ स्टडी आप गहन अध्ययन कर सकते हो इंटरव्यू के थ्रू, ठीक है। अवलोकन के थ्रू आप बच्चों का कर सकते हो, अवलोकन के थ्रू, ठीक है। और प्रश्नावली आप साक्षर लोगों पे लगा सकते हो, जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, उनका जो बड़ा सैंपल है, ज़्यादा लोगों पे अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है तो हम प्रश्नावली लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 वाला क्वेश्चन, मुझे अभी इसकी हिंदी में दिक्कत आ रही है, बाद में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। फिर है 91 क्वेश्चन है आपका, यादृच्छिक प्रतिदर्श व्यवस्थित रूप का चयन प्रतिदर्श है जो समष्टि का प्रतिनिधि होता है, यानी कि अ रैंडम सैंपल इज अ सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ सैंपल सिलेक्शन दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इज अ सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ सैंपल, ठीक है। ये क्या कह रहा है, रैंडम सैम्पलिंग हमारा क्या है, सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ सैंपल है, तो सही बात बोल रहा है। यादृच्छिक प्रदर्श का मतलब क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। एक व्यवस्थित रूप का प्रदर्शित चयनित प्रतिदर्श है, यानी कि आपका क्या है, ये रैंडम सैम्पलिंग इज सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ सैंपल सिलेक्शन, ठीक है। सैंपल सिलेक्शन का एक सिस्टमेटिक फॉर्म है, दैट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पॉपुलेशन, जो क्या करता है, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो समष्टि को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये सही बोल रहा है, ये इसका ट्रू आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि सही है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक मेथड ही है, और ये क्या करता है, आपके पूरे जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्राकल्प परीक्षण हमेशा समष्टि के बारे में होता है और अनुमानिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श के बारे में नहीं होता है। या ये क्या कह रहा है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज ऑलवेज अडॉप्ट अ पॉपुलेशन एंड नॉट अबाउट अ सैंपल इन्फ्रेंसेस, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, आपका जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है,
इज़ ऑलवेज अबाउट अ पॉपुलेशन, ये हमेशा पॉपुलेशन के लिए बात बोली जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भी सैंपल से डेटा आएगा हम क्या मानेंगे, वो पॉपुलेशन बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू हैं। तो सैंपल से डेटा आया हुआ बिल्कुल ये माना जाएगा कि वो सैंपल का डेटा नहीं है, बल्कि वो किसका डेटा है, वो पूरी पॉपुलेशन का डेटा है। तो दोनों ही क्या है, ये ट्रू हैं, ठीक है। फिर है इसमें से निम्नलिखित में से अप्राचुलिक परीक्षण है, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा है इसमें से, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो इसमें से सबसे पहला है आपका क्रूस्कल वैलीज टेस्ट, ठीक है, या फिर एनोवा, पियर्सन आर, साइन टेस्ट या मैन वाइटनी टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इन्होंने टेस्ट दे रखे हैं। तो इसमें से पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक पूछा है। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, जिसमें से नॉन पैरामेट्रिक में क्या क्या है आपका, नॉन पैरामेट्रिक में एक तो आपका आएगा क्रूस्कल वैलीज टेस्ट, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। फिर दूसरा आएगा साइन टेस्ट, सांकेतिक परीक्षण, और थर्ड आएगा आपका मैन वाइटनी टेस्ट, ठीक है। ये तीन क्या है आपके, ये तीनों ही आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। और जबकि बाकी ये दोनों कौन से हैं, पियर्सन और एनोवा, ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है, पियर्सन और एनोवा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आया समझ में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है डेवलपिंग अ प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। ये आपका आया है, विस्तार के लिए कार्यक्रम विकसित करने के सोपानों में निम्नलिखित अनुक्रमण शामिल हैं। ये एक्सटेंशन का है। इसमें क्या बोल रहा है, ये अगर हम डेवलपिंग है प्रोग्राम फॉर एस्टेब्लिशिंग वर्क, ठीक है, वर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो इन्होंने पहले दिया उद्देश्यों का निर्धारण, तो सबसे पहले नंबर पर क्या दिया है इन्होंने, उद्देश्य। हमें इन्हें अरेंज करना है इनके स्टेप जब हम कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम बना रहे हैं। तो सबसे पहला है आपका उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा है आपका लोगों की मुख्य जरूरतें एवं अभिरुचियों को निश्चित करना, ठीक है। यानी क्या करना है आपने, डिटरमाइनिंग द इम्पॉर्टेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स, ठीक है। लोगों की जो इम्पॉर्टेंट नीड्स है उनको निर्धारित करना। सेकंड है स्थानीय नेताओं का पता लगाना, आइडेंटिफाई लोकल लीडर्स, ठीक है, लोकल लीडर्स को पहचानना है आपने। फिर है स्थिति की जांच करना, स्टडिंग द सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडिंग द सिचुएशन, यानी कि स्थिति की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। योजना समिति का गठन करना, प्लानिंग कमेटी, ठीक है, प्लानिंग कमेटी बनाना है आपने, ऑर्गेनाइजर प्लानिंग कमेटी बनानी है। फिर आपका नेक्स्ट है समस्याओं को प्राथमिकता का निर्धारण करना, डेवलपिंग अ सिस्टम टू प्रायोरिटाइजिंग, आपको क्या करना है, प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है एंड प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो ये आपका 6 स्टेप्स हैं, 6 में से आपको क्या करना है। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पर आएगा आपका स्थिति की जांच करना, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी स्थिति जो है उसको जांच करना है, आपको अपनी जो सिचुएशन है उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, स्थानीय नेताओं का पता लगाओगे आप, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्थानीय, सबसे पहले लोकल लीडर्स ढूंढोगे। थर्ड नंबर पर आप फिर अपनी क्या बनाओगे, एक प्लानिंग कमेटी बनाओगे, कमेटी बना दोगे। फोर्थ नंबर पर आप लोगों की मुख्य ज़रूरतें एवं अभिरुचियों को निश्चित करोगे, डिटरमाइनिंग द इम्पॉर्टेंट नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे आप क्या करोगे, अपने उद्देश्यों का निर्धारित करोगे। सिक्स नंबर पे आप करोगे समस्याओं के प्राथमिकता का निर्धारण करना, ठीक है। प्रायोरिटीज़ को हमें देखना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स की प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन का क्वेश्चन है वैसे ये। फिर नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड इन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस चार्ट टेक्निक फॉर टास्क एनालिसिस, ठीक है। अगर आपको ये भी आपका एफआरएम का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर क्या है आपका कार्य विश्लेषण के लिए प्रक्रिया चार्ट तकनीकी कार्यान्वित करने में सहायक चरणों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स रिक्वायर्ड इन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस चार्ट टेक्निक्स फॉर टास्क एनालिसिस अगर आपको करना है उसके लिए आपको प्रोसेस चार्ट बनानी है, तो आप क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका सबसे पहले नंबर पे दिया है इन्होंने कार्य का चयन, ठीक है। सेकंड नंबर यानी कि सिलेक्शन ऑफ टास्क को आपने सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे आपने दिया है इन्होंने दिया है कार्य के प्रचालन को उप संक्रियाओं से जोड़ना, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे दिया है इन्होंने
कार्य के प्रचालन को उप संक्रियाओं से तोड़ना, सॉरी ठीक है, जोड़ना नहीं तोड़ना। ब्रेक द ऑपरेशन ऑफ द टास्क इनटू सब ऑपरेशन, ठीक है, जो बड़ा काम आप कर रहे हो उसको छोटे छोटे कामों में तोड़ देना उसी काम को, ठीक है। थर्ड नंबर पे है प्रक्रिया विश्लेषण के लिए कागज या शीट तैयार करना। प्रिपेयर द शीट और प्रोसेस फॉर प्रोसेस एनालिसिस, ठीक है, प्रिपेयर शीट फॉर प्रोसेस एनालिसिस। प्रक्रिया विश्लेषण के लिए आपको क्या करना है, कागज को तैयार करना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका क्या है, फोर्थ नंबर पे है आपका किए गए अवलोकनों का विश्लेषण करना, ठीक है, फॉर एनालिसिस द ऑब्जर्वेशन मेड, ठीक है, ऑब्जर्व द टास्क इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये क्या कह रहा है आपका, प्रक्रियाओं किए गए अवलोकनों का विश्लेषण करना, ठीक है। तो किए गए विश्लेषणों का अवलोकन करने में आपका क्या आएगा, एनालिसिस द ऑब्जर्वेशन मेड, ठीक है, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन बनाए हैं उनको एनालिसिस करना, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। फिर फिफ्थ नंबर पे किए गए अवलोकनों का विश्लेषण, ये तो हो गया ना। उसके बाद सॉरी फिफ्थ नंबर पे क्रियान्वित हो रहे कार्य का अवलोकन करना, ठीक है। ऑब्जर्व द टास्क इन एग्जीक्यूशन, ठीक है, जो भी क्रियान्वित टास्क हो रहा है आपका, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिर है आपका बारंबार होने वाले कार्यों के लिए कर्मकार के साथ सुझावों की चर्चा करना। डिस्कस द सजेशन विद द वर्कर फॉर रिपीटेड टास्क, ठीक है। फिर डिस्कस द सजेशन विद द वर्कर, ठीक है, वर्कर के साथ सजेशन डिस्कस करना, और जो बार बार रिपीट हो रहे काम उनको कामों के लिए डिस्कस करना, ठीक है। जो बार बार एक्शन है, जो आपकी एक्टिविटीज है वो बार बार रिपीट हो रही है तो उनको एलिमिनेट करना, उनको हटाना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका बारंबार होने वाले कार्यों के लिए कर्मकार के लिए सुझावों की चर्चा करना। उसके बाद नेक्स्ट है सुधार के लिए सुझाव देना, गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, सजेशन देने हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो पहले नंबर पे तो ये आएगा सिलेक्शन ऑफ टास्क, इन्होंने सही दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पर आप क्या करोगे, सबसे पहले टास्क को सिलेक्ट करोगे। सेकेंड नंबर पर आप करोगे कार्य के प्रचालन को उप संक्रियाओं में तोड़ना, यानी कि जो आपका बड़ा काम है उसको आपने क्या किया, छोटे छोटे काम में तोड़ दिया है, ठीक है। ब्रेक द ऑपरेशन ऑफ द टास्क इनटू सब ऑपरेशंस, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा, प्रक्रिया विश्लेषण के लिए कागज या शीट तैयार करना। प्रिपेयर द शीट फॉर प्रक्रिया विश्लेषण, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, अपनी शीट बनानी जिसमें आप पूरा विश्लेषण लिखोगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएगा कार्यान्वित हो रहे कार्यों का अवलोकन करना, ठीक है। जो भी आपका काम हो रहा है उसको क्या करना है, आपने अवलोकन करना है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व द टास्क ना एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका किए गए कार्यों का विश्लेषण करना। फिर लास्ट में इसके बाद आएगा आपका एनालिसिस द ऑब्जर्वेशंस मेड, ठीक है, यानी कि जो काम किए गए हैं उसका विश्लेषण करना फिफ्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। किए गए विश्लेषण का विश्लेषण करना, ये फिफ्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। फिर आएगा आपका सिक्स नंबर पे क्या है, बारंबारता होने वाले कार्यों का देखना, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, डिस्कस द सजेशन विद द वर्कर फॉर द रिपीटेड टास्क, ठीक है, ये आपका आएगा। फिर लास्ट में आएगा आपका सुधार के लिए सुझाव देना, यानी कि गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ये वाला किया नहीं है क्योंकि ये मिला नहीं था मुझे क्वेश्चन, ये मिले नहीं है कुछ क्वेश्चन, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो मैंने किए नहीं है ये, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से, ठीक है। फिर अब हम 100 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जो पीछे के कुछ क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली इनका इंग्लिश का ट्रांसलेशन नहीं मिला है मुझे अभी, तो वो मैंने छोड़ रखे हैं। तो अब हम 100 से स्टार्ट करेंगे।